नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दूसरा प्रस्ताव भी किया जाएगा पेश। किसानों और सरकार के बीच आज चौथे दौर की होगी बातचीत। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ी। आंदोलन की वजह से बॉर्डर्स पर लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। संदेश खाली हिंसा मामले में शिबू हाजरा गिरफ्तार। दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद टीएमसी नेता पर हुआ एक्शन। शिबू हाजरा सहित अब तक 18 लोग गिरफ्तार। इलाके में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध। निर्वाचन आयोग चुनाव बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के सभी विवरण करेगा प्रकाशित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, आयोग आगामी चुनावों में ईवीएम या मतपत्रों के माध्यम से मतदान पर शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार करेगा कार्य। भारत ने हैजा पीड़ितों की मदद के लिए जाम्बिया को भेजी दवाओं की दूसरी खेप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत इस कठिन समय में जाम्बिया के साथ खड़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी तीसरे टेस्ट का चौथा दिन। दूसरी पारी में 196 रन के आगे खेलेगी भारतीय टीम। तीसरे दिन तक टीम इंडिया के पास 322 रन की बढ़त। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में इतिहास रचने उतरेंगी भारत की बेटियां। पहली बार फाइनल में पहुंची भारत की महिला टीम की आज थाईलैंड से होगी भिड़ंत। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिवेशन के समापन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही अधिवेशन में दूसरा प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। इसके पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया। विकसित भारत मोदी की गारंटी नाम से रखे गए प्रस्ताव में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी जो कहते हैं वे करते हैं। तो भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मंडपम से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की ये सबसे बड़ी बैठक है। जो मिशन 2024 का मंथन इस वक्त भारत मंडपम में जारी है, सबसे पहले आज की क्या हाइलाइट्स रहने वाली हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज हम सबसे ज्यादा जो सबकी निगाहें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन संबोधन पर है। क्योंकि ये बीजेपी की बैठक जो है, अधिवेशन ऐसे समय हो रही है जब अब ज्यादा समय नहीं है, जब लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो यहां से एक संदेश लेकर 11,500 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जाएंगे कि कैसे 400 पार एनडीए का जो लक्ष्य है उसे हासिल करना है और 370 सीट बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री ने कल कहा, जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे, कि 370 सिर्फ संख्या नहीं है, अनुच्छेद 370 हटाने का काम केंद्र सरकार ने किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और ये वो सपना था, ये वो वादा था जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था और कहा था कि एक देश, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और हम तब से लेकर अब तक एक संघर्ष होता रहा। और अब आकर जब वो तारीख हम 5 अगस्त जानते हैं, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो 370 सीट लाकर बीजेपी को एक श्रद्धांजलि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। थोड़ा कल बताना चाहूंगा, 3 महत्वपूर्ण जो बातें हुई। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि मोदी की गारंटी, दरअसल वो जो कहते हैं वो होगा, ये जनता को भरोसा है, इसीलिए मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास है। दूसरी बात है, पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको लेकर चिंता जताई गई। और तीसरी बात जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से कहा गया
कि हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा लेने हैं पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले। तो ऐसे में कैसे सुनिश्चित करना है कि 400 सीट एनडीए पार हो जाए, 370 बीजेपी, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट एक तरह से देखे, उस पर चर्चा हुई है। और आज जो प्रस्ताव आएगा, गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव को रखेंगे, उसमें विपक्ष की जो राजनीति है, जो इंडी गठबंधन जिसे बीजेपी बोलती है, घमंडिया गठबंधन, उसकी जो राजनीति है, उस पर करारा प्रहार हो सकता है। 10 बजे यह प्रस्ताव आएगा, 9:30 बजे से बैठक शुरू होगी। उसके बाद पहला ही जो कार्यक्रम है, जो एजेंडा है, वो दूसरा प्रस्ताव है जिसमें विपक्ष पर निशाना साधा जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर एक रोड मैप, एक रणनीति पर यहां पर मंथन किया जा रहा है। देश भर से करीब 11,000 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहां पर आपको बताएं शैलेंद्र, लेकिन ये बहुत लंबे समय से कोशिश है सरकार की। लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकर्ताओं में जब भी ऊर्जा की बात करते हैं, उनमें संचार की बात करते हैं, कहते हैं कि आप जाइए गांव-गांव, जिले-जिलों में जाइए और जो सरकारी योजनाएं हैं किस तरह से वो जमीन पर उतर कर आ रही हैं, उस बारे में एक आम जन को, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को जानकारी मिलनी चाहिए। किस तरह से आप देख रहे हैं इस मंथन में, क्या संचार यहां पर एक आम कार्यकर्ता में हो रहा है? किस तरह भाजपा की रणनीति और मंथन के साथ वो निकल के जाएगा अपने चुनाव क्षेत्र में, और जो सरकारी योजनाएं हैं या जो रणनीति या रोड मैप तैयार किया जाएगा वो गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाएगा? देखिए बीजेपी कैसे काम करती है, मैं 2 बात बताना चाहूंगा। 100 दिनों का एजेंडा सामने रखा गया है कि 100 दिनों में कैसे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगातार लोगों से संवाद करना है, योजनाओं के बारे में बताना है, संवाद को बेहतर करना है, जिससे जो कसर रह गई 2019 में उसको पूरा किया जाए। कैसे सीटें जीतनी है, विस्तारकों की नियुक्ति की गई है। एक क्लस्टर मिला के, बूथ क्लस्टर मिला के, वहां पर 2-3 बूथ मिला के एक नियुक्ति की गई है, और विस्तारकों की लोकसभा क्षेत्र, कुछ लोकसभा मिलाकर नियुक्ति की गई है। उनको यह जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि वहां सीट जीतनी है, उस पर कोई कोर कसर ना हो पाए। 160 से ज्यादा सीट है जहां बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत नहीं पाई थी। वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हुए हैं, बड़े नेताओं के दौरे हुए हैं, और उन सीट पर बहुत फोकस है। आप उत्तर प्रदेश में देखें तो श्रावस्ती सीट है, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं, जो आकांक्षी जिला आता है श्रावस्ती लोकसभा सीट बलरामपुर, वहां पर बहुत फोकस है। इस तरह से आप देखें उत्तर प्रदेश की जो बाकी सीटें, संभल पर बहुत जोर है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वहां जा रहे हैं, कल्की धाम। इस तरह से आप दूसरे राज्यों में देखें, वहां पर बीजेपी ने अपने तमाम कद्दावर नेताओं को कहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। कई केंद्रीय मंत्री जिनको आप देखें, जिन्हें राज्यसभा में दोबारा रिपीट नहीं किया गया है, ये वही नेता हैं जिनको किसी सीट पर चुनाव लड़ने को कहा गया है, उनकी सीट निर्धारित कर दी गई। एक तरह से उनसे प्राथमिकता मांगी गई किस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान हो, पीयूष गोयल हो, इस तरह के तमाम जो कद्दावर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जब बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की सीट पर भी फर्क पड़ता है। तो ये एक रणनीति है जिसमें हम देखेंगे। तीसरी बात यह है कि सहयोगियों की संख्या बीजेपी बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए जयंत चौधरी को जोड़ा गया। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोई भी सीट बीजेपी न हारे, उस रणनीति के साथ जयंत चौधरी को साथ में लाया गया। अपना दल, अनुप्रिया पटेल साथ पहले से ही है, ओम प्रकाश राजभर है। आप चले आइए दक्षिण, वहां पर बात चल रही है टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, एक प्रमुख चेहरा एनडीए के संयोजक के तौर पर चंद्रबाबू नायडू के तौर पर हम सब देखते रहे थे। वो वापस आ रहे हैं, तकरीबन तय है, सीटों की बात हो रही है। सब कुछ सही रहा तो जल्दी ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता संपर्क में है मध्य प्रदेश से। ये कहा जा रहा है कि आज ही या फिर अगले एक हफ्ते में आप देखेंगे कि 2 बड़े नेता और उनके साथ कुछ जो स्थानीय नेता है वो शामिल होंगे। बिल्कुल, तो इस तरह से पूरी रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पे रिकॉर्ड लक्ष्य के साथ भाजपा कर रही है अधिवेशन। इस पर पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्र इस जानकारी से जुड़ने के लिए। और यहां पर अब बात करते हैं किसानों की। सरकार और किसानों के बीच आज चौथे दौर की बातचीत चंडीगढ़ में होगी।
इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बैठक हो चुकी है। पिछली बार चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था कि किसानों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। तो किसानों और सरकार के बीच बातचीत आज चौथे दौर की बातचीत होगी और इसमें एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार निकल सकता है। तो किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। इस पूरी खबर पर आपको आगे भी जानकारी देंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। किसान आंदोलन पे इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, आइए सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस पूरे विरोध प्रदर्शन का। क्या कुछ स्थिति है विभिन्न बॉर्डर्स पर, किस तरह से आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त अगर हम आज की बात करें किसान आंदोलन की। जया, आज छठा दिन है किसान आंदोलन का और जो पंजाब और हरियाणा की जो सीमा है शंभू बॉर्डर, वहां पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि इस पूरे हाईवे को बंद किया हुआ है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त हो चुका है। सरकार बार बार अपील कर चुकी है कि आप सड़कों को ना रोकें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में जो 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली NCR के जो चारों बॉर्डर हैं, चाहे हम गाजियाबाद की तरफ से आने की बात करें, करनाल की तरफ से बात करें या फरीदाबाद, वहां क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, क्योंकि किसान इस तरह की बार बार जो है बात करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों ने चारों तरफ से सुरक्षा को पुख्ता तो किया हुआ है, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पे जिस तरीके से रास्तों को रोका गया है, और कल की हम बात करें तो किसान के गुट के एक संगठन ने जितने पंजाब के टोल्स हैं उन पर कब्जा कर लिया, उनको फ्री करा लिया। तो सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा के तो काफ़ी जिलों की जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो पहले से बंद हैं, उनको आगे के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन हम आज की बात करें तो आज शाम चौथे दौर की एक बार फिर से वार्ता होगी। किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और सरकार की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्री, जिसमें कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे, एक बार फिर से बात होगी। लेकिन बात और सवाल बार बार यही आता है कि आखिर किसान अपनी जिदों पर
क्यों अड़े हुए हैं? सरकार की तरफ से इस बात को कहा जा चुका है कि जब भी कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं तो वो रातों रात नहीं लिए जाते, उसके लिए समितियों का गठन करना पड़ता है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय लेनी पड़ती है, विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से किसानों का रुख है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर आज की बैठक जो है वो महत्वपूर्ण है और उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों को ये बात भी समझ आएगी कि धरना प्रदर्शन किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है। जहां तक एमएसपी की बात है, गारंटी कानून बनाने की बात है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस समय जो धरना प्रदर्शन किसान कर रहे हैं वो सिर्फ पंजाब या हरियाणा के कुछ इलाकों के हैं, जबकि एमएसपी पर खरीद पूरे देश के अंदर होती है। और आप इस बात को देखिए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों को देखिए, हरियाणा देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे महाराष्ट्र के इलाकों को देखिए, वहां भी एमएसपी पर खरीद होती है, लेकिन वहां का किसान कभी आपको इस तरह के आंदोलन करते हुए नजर नहीं आता। तो आखिर सवाल सबसे बड़ा जया यही है कि पंजाब के किसान बार बार इस तरह के धरने प्रदर्शन क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश के अंदर खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, किसानों की आमदनी बढ़ रही है, छोटे किसान मजबूत हो रहे हैं। जया चाहेंगे पिछले किसान आंदोलन या प्रदर्शन जो रहा उसके जो बड़े चेहरे थे वो इस प्रदर्शन से इस वक्त दूरी बनाए हुए हैं। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है आज जब बातचीत निकलेगी? क्या किसान सुनने के मूड में नजर आ रहे हैं आपको लगता है सरकार की? देखिए, पहले किसान संघर्ष समिति जो एक पूरा किसान संघर्ष समिति होती थी उसके अलग अलग टुकड़े हो चुके हैं, लोग आपस में ही बट चुके हैं, लोगों के अलग अलग मुद्दे रहते हैं। हम जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान संयुक्त मोर्चा है जिसकी अगुवाई नरेश टिकैत और राकेश टिकैत करते हैं, उन्होंने इस प्रदर्शन से दूरी बनाई हुई है और उन्होंने तो कुछ दिन पहले इस बात को भी कहा था कि हर राज्य के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हम जानते हैं कि गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है और उसके ऊपर जो सरकार रेट तय करती है और जो शुगर मिल हैं वहां एक अच्छा रेट लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, तो वहां के किसान इस बार शामिल नहीं हैं। हरियाणा के जो अलग अलग किसान संगठन है वो सभी एक साथ नहीं हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही किसान संगठन हैं जो इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जय, एक सवाल सबसे बार बार जो सामने उठता है, देश की जनता के सामने भी उठता है कि आखिर पंजाब के किसान ही प्रदर्शन क्यों करते हैं? कुछ खबरें, इस तरह की खबरें आई हैं और ये खबरें नहीं हैं बल्कि ये आंकड़े हैं कि जो पंजाब का किसान है वो जो धान की और जो चावल की खेती करता है वो सबसे ज्यादा खेती 2 फसलों की होती है और सबसे ज्यादा जो निर्यात बासमती चावल का होता है वो पंजाब से होता है। लेकिन हमने पिछले वर्ष अगस्त के आसपास हमने देखा था कि कुछ जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है वहां जो है इस चावल को बैन कर दिया गया, बासमती चावल को बैन कर दिया गया है। सबसे ज्यादा पंजाब का चावल और हरियाणा का चावल ईरान खरीदता है, लेकिन पिछले वर्ष हमने देखा कि जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वहां कंटेनर के कंटेनर खड़े रहे, लेकिन इस चावल को विदेशी बाजार में नहीं लिया गया। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पंजाब के अंदर पंजाब के किसान सबसे ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय मानक है उसमें इस बासमती चावल जो है उस पर वो खरा नहीं उतरा। तो पंजाब के किसानों को सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अपनी क्वालिटी को सुधारना होगा, क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। कितनी खबरें देखना ही होगा कि यहाँ पर लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल अनुज, आज चौथे दौर की बातचीत है किसानों और सरकार के बीच। देखते हैं क्या कुछ इसका नतीजा निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज लगातार 6वां दिन हो चुका है जब किसानों का आंदोलन जारी है। बॉर्डर्स पर इस वक्त आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है, लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं आज क्या कुछ निकल कर आता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन।
हमारा संकल्प विकसित भारत। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर पश्चिम बंगाल से, जिसके 24 उत्तरी परगना जिले के संदेशखाली हिंसा में शामिल टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिलाओं ने हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने संदेशखाली हिंसा के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़े जाने के बाद शिबू हाजरा को अरेस्ट किया है। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता शिबू प्रसाद हाजरा को नजात से गिरफ्तार किया। शिबू हाजरा के ऊपर यौन उत्पीड़न के साथ धमकाने और जमीन कब्जाने के भी आरोप है। शिबू हाजरा के संदेशखाली में पोल्ट्री फार्म है। आरोप है कि उसने ये पोल्ट्री फार्म सरकारी जमीन के साथ साथ अन्य लोगों की जमीन पर बना रखे हैं। शाहजहां शेख के करीबी होने के कारण लोग विरोध नहीं कर पा रहे थे। संदेशखाली हिंसा के मामले में शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम के नाम सामने आए हैं। और नई दिल्ली में जदयू संसदीय दल के नेता लल्लन सिंह और संजय झा के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से मुलाकात कर वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में आधिकारिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पार्टी का मानना है कि सुशासन की संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक देश एक चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की है, जिस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति विचार कर रही है। एक देश एक चुनाव के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति कई राजनीतिक दलों से उनकी राय ले रही है। बच्चों और युवाओं में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से इसरो आगामी 13 से 24 मई के बीच युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल जाने वाले छात्रों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन रुझानों के प्रति जागरूकता का सृजन करना है। इसके जरिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन रुझानों में युवा छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान दिया जाएगा। युविका 2024 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 20 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगी। देश में 1 जनवरी 2024 तक कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। छात्र jigyasa.iirs.gov.in/registration इस वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक छात्र वेबसाइट jigyasa.iirs.gov.in/युविका पर जा सकते हैं। भारत ने एक बार फिर जाम्बिया के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जाम्बिया में हैजा की गंभीरता को देखते हुए मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी है। इसमें हैजा पीड़ितों की मदद के लिए लगभग 3.5 टन मानवीय सहायता खेप भेजी गई है, जिसमें जल शुद्धिकरण के लिए जरूरी सामान, क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त ने जाम्बिया सरकार को मानवीय सहायता की खेप सौंप दी है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस कठिन समय में जाम्बिया के साथ खड़ा है।
और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से इतर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त जर्मनी की यात्रा पर हैं और उन्होंने विदेश मंत्री ने जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से इतर कई नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने सीडीयू नेता फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जर्मनी और भारत यूरोपीय संबंधों पर चर्चा की। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के सुरक्षा और विदेश नीति सलाहकार जेन्स प्लाटनर से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने समसामयिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया और विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ भी बैठक की, जिसमें कनेक्टिविटी के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉर्वे के अपने समकक्ष स्पेन बार्थ ईट से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद और न्याय संगत विश्व व्यवस्था पर चर्चा की और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विश्व मित्र ब्रिजिंग डिवाइड सत्र में भी भाग लिया, जिसमें कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। बात करें बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की, तो इसमें भारतीय महिला टीम आज खिताबी मैच में कोर्ट पर उतरेगी। फाइनल में भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। ये पहली बार है जब भारतीय महिला टीम इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने जापान की टीम को 3-2 से हराकर खिताबी मैच में प्रवेश किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा टीटी न्यूज पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।